सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एमर्स। आज हम डिस्कस करेंगे केमिकल इक्विलिब्रियम के बारे में। हमारा केमिस्ट्री में पैरेलली चलेगा एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड केमिकल इक्विलिब्रियम, बिकॉज वहाँ से भर भर कर क्वेश्चन आते हैं। ऑल्टरनेट डे में पढ़ेंगे या फिर एक दिन में एक एटॉमिक एक केमिकल, जैसे भी वीडियो आएगा सब कुछ टॉपिक खत्म होगा। ठीक है। सो केपी एंड केसी के बारे में चर्चा करेंगे। केसी केपी ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। ये भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। तो दोनों के बीच में फर्क क्या है? ये जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है ये इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन है। कंसंट्रेशन के टर्म में हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे। ये जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है ये इन टर्म ऑफ प्रेशर है, पार्शियल प्रेशर है। ठीक है, पार्शियल प्रेशर। ठीक है। सो केपी और केसी कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे? यहाँ पर आपको रिएक्शन याद रखना होगा, रिएक्शन का स्टेट याद रखना होगा। सपोज मुझे रिएक्शन दे दिया, कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोज होता है, बनाता है कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ये रिएक्शन मुझे दिया है। अगर आपको केसी निकालना है तो आपको ये रिएक्शन देगा, बट रिएक्शन तो देगा बट रिएक्शन का स्टेट नहीं देगा। सपोज स्टेट नहीं देगा तो आप क्या करोगे? आपको स्टेट याद करना है। कैल्शियम कार्बोनेट ये सॉलिड के स्टेट में अवेलेबल होता है। कैल्शियम ऑक्साइड जो लाइमस्टोन होता है, सॉरी लाइमस्टोन तो CaCO3 होता है, तो ये भी सॉलिड के स्टेट में होता है और ये गैस के स्टेट में होता है। कार्बन डाइऑक्साइड आपको पता है कि ये गैस के स्टेज में होता है, बाकी दोनों सॉलिड के स्टेट में होते हैं। ऐसे कुछ सिलेक्टिव 5-10 एग्जाम्पल आपको याद करना है। ओके। अच्छा, जो केसी लिखूंगा मैंने, इसको मैं लिखूंगा प्रोडक्ट का कंसेंट्रेशन ऑफ अ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। और यहां पर सवाल आएगा ये प्रोडक्ट क्या होता है, रिएक्टेंट क्या होता है। जो लेफ्ट रिएक्शन का लेफ्ट साइड में होगा ये रिएक्टेंट है, और जितने भी राइट साइड में होंगे वो प्रोडक्ट होंगे। ये प्रोडक्ट निकाल कर आता है। प्रोडक्ट मतलब हम किस चीज को पाते हैं, तो ये जो निकाल कर आता है ये है प्रोडक्ट। रिएक्शन का लेफ्ट साइड में जो होता है वो होता है रिएक्टेंट। ठीक है। अच्छा, और जो प्रोडक्ट में जो गैसियस स्टेट में होते हैं उसका हम केसी निकालेंगे। अच्छा, यहां पर दो चीजें ध्यान में दो, केसी एंड केपी। इट इज ओनली एप्लीकेबल फॉर गैसियस स्टेट। जब कोई भी मॉलिक्यूल या फिर कंपाउंड गैसियस स्टेट में ही होगा तो वहां पर हम सिर्फ और सिर्फ केपी कैलकुलेट कर सकते हैं। मतलब केपी सिर्फ और सिर्फ वहां पर हम निकाल सकते हैं जहां पर एटम हो या मॉलिक्यूल हो या फिर कंपाउंड हो वो गैसियस स्टेट में होंगे। ठीक है। अच्छा, केसी हम निकाल सकते हैं, ये तो गैसियस स्टेट में निकालेंगे, बट जब रिएक्टेंट में, ठीक है, जब रिएक्टेंट में लिक्विड हो या फिर एक्वियस हो हम उसे भी निकाल सकते हैं। ठीक है। देखो यहां से कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। केसी CO2 का कॉन्सेंट्रेशन। अच्छा, मैं CaO का कॉन्सेंट्रेशन लिखूंगा क्या? लिख लेता हूं, क्योंकि मुझे पता है कि ये प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन अपन रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन होता है। तो प्रोडक्ट में दो चीजें अवेलेबल है, एक CaO एंड CO2। तो CO2 का कंसंट्रेशन लिख लिया, CaO का कंसंट्रेशन लिख लिया और CaCO3 का कंसंट्रेशन लिख लिया। यही तो मुझे करना था। अच्छा, तो यहां पर होता क्या है, प्रॉब्लम क्या है, ये आंसर सही है या फिर गलत है? आप जब रिप्रेजेंटेशन के नजरिए से देखते हो तो ये चीज सही है, अगर आप फाइनल आंसर की तरह देखते हो तो ये चीजें गलत है। मतलब क्या है, मतलब हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट तो कर सकते हैं,
बट हम फाइनल आंसर जब लिखेंगे तो ऐसे नहीं लिख सकते हैं। अच्छा, क्यों? क्योंकि मैंने बताया कि कैसे गैसियस में होगा, और जब रिएक्टेंट में कोई चीज लिक्विड या फिर एक्वियस में होगा तब भी एप्लीकेबल हो सकता है। बट यहां पर प्रोडक्ट में तो सॉलिड है, रिएक्टेंट में भी सॉलिड के स्टेज में अवेलेबल है। तो सॉलिड का एक्टिव मास, ये जो आप लिखते हो ना कॉन्सेंट्रेशन, इसको आप कॉन्सेंट्रेशन बोल सकते हो, एक्टिव मास बोल सकते हो। कॉन्सेंट्रेशन मतलब ये मोलारिटी जनरली होता है, मोलारिटी बोल सकते हो, मैंने मोलारिटी आपको पढ़ा दिया है, ठीक है। अच्छा, तो यहां पर मैंने CO2 का कॉन्सेंट्रेशन तो लिख सकता हूं, बट एक्टिव मास या फिर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉलिड एंड प्योर लिक्विड इज 1, ठीक है। यहां पर सिर्फ और सिर्फ एक्वस कर लेना है, ठीक है, यहां पर लिक्विड नहीं आएगा रिएक्टेंट में, ठीक है। अच्छा, सॉलिड का एक्टिव मास 1 होता है, मतलब इसको मैं काटकर 1 लिख लूंगा, इसको मैं काटकर 1 लिख लूंगा, तो मेरा फाइनल आंसर आ जाएगा ओनली CO2 का कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। अच्छा, ये पॉइंट आपको याद करना है कि एक्टिव मास और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉलिड एंड प्योर लिक्विड इज 1। आपके मन में सवाल आया होगा कि ये प्योर लिक्विड होता क्या है। प्योर लिक्विड हम वाटर को मानते हैं, प्योर लिक्विड हम वाटर को मानते हैं, और वाटर को तभी मानते हैं जब वाटर रिएक्टेंट में प्रेजेंट होता है, लिक्विड स्टेट में प्रेजेंट होता है, ठीक है। प्योर लिक्विड हम वाटर को मानते हैं, वाटर को तभी मानते हैं जब वाटर रिएक्टेंट में प्रेजेंट होता है और लिक्विड के स्टेज में अवेलेबल होता है, क्योंकि वाटर का गैसियस स्टेट भी अवेलेबल है, वाटर का सॉलिड स्टेट भी अवेलेबल है, ठीक है। वाटर जनरली लिक्विड स्टेट में रहता है वाटर का धर्म है, क्योंकि वाटर जब सॉलिड में चला जाता है तो हम उसको आइस बोलते हैं। अच्छा, तो देखो प्योर लिक्विड हम केमिस्ट्री में वाटर को ही लेते हैं। वाटर जब रिएक्टेंट में प्रेजेंट होता है और लिक्विड स्टेट में प्रेजेंट होता है तभी हम लेते हैं वाटर को प्योर लिक्विड, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट मुझे केपी यहां पर, अच्छा कैसी फिर निकालो। सपोज आपको दे दिया KClO3 गिव राइज टू, यहां पर ऐसे ही आपका होगा, ये रिवर्सिबल रिएक्शन का सिंबल है, मैंने बताऊंगा अभी। KCl + 3/2O2, ठीक है। यहाँ पर आपको ये सॉलिड दे दिया, ये सॉलिड दे दिया, ये गैस दे दिया, तो कैसे निकालोगे आप? तो कैसी पहले निकालते हैं, कैसी होगा मेरा प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन। प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन मतलब प्रोडक्ट में क्या है, O2 है, उसके पहले जो है उसको हम बोलते हैं कोएफिशिएंट बोलते हैं, स्टोकियोमेट्री कोएफिशिएंट बोलते हैं, और ये जो उसका आगे लग जाता है ये पावर पर चढ़ जाता है। क्या बोलूं, यहां पर मैंने CO2 क्यों लिखा, क्योंकि CO2 के पहले 1 ही था, उसका कोएफिशिएंट 1 था, CO2 के पहले 1 ही मल्टीप्लाई किया था, 1 CO2 की पावर 1 हो गया। CaO के पहले भी 1 था, CaO की पावर 1 हो गया। CaCO3 के पहले 1 था, इसीलिए उसका पावर भी 1 हो गया, ठीक है। अभी ये जो स्टोकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है मैंने इसको बैलेंस किया, तो मेरा O2 के पहले कोएफिशिएंट के रूप में आता है 3/2, जो कोएफिशिएंट के रूप में आता है वही पावर हो जाता है, मतलब O2 की पावर 3/2 हो जाता है, ठीक है। अच्छा, Kp कैसे निकालोगे, पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 ऐसे लिखते हैं, पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 को ऐसे लिखते हैं PO2, उसका पावर भी 3/2 हो जाता है, ठीक है, उसके पावर भी 3/2 हो जाता है, ठीक है। और Kp ओनली गैसियस स्टेट में हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ओनली गैसियस स्टेट, उसके अंदर कोई प्योर लिक्विड सॉलिड वाला कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल नहीं होता है। Kp ओनली हम गैसियस स्टेट में ही निकाल सकते हैं, ठीक है। तो Kp कैसी के बारे में और डिटेल्ड डिस्कशन हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आज मैंने आपको थोड़ा ब्रीफ आइडिया दिया, आप इसको समझे, और हम अगले लेक्चर में Kp कॉन्सेप्ट का डिटेल्ड लेक्चर विथ उसका कैसे एप्लीकेशन प्रॉब्लम होता है हम उसको लाएंगे, ठीक है। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहे, बाय बाय।